इतनी देर में भी कई प्रजातियां कभी भी वापस अब न लौट के आने के लिए सदा के लिए खत्म हो गई, वो इतिहास बन गई। हम किसी व्यक्ति के इतिहास बनने की बात नहीं कर रहे, हम किसी प्रजाति के किसी एक सदस्य के मिटने की बात नहीं कर रहे। जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, जितनी देर में लोगों ने ये बात सुनी होगी, थोड़े कुछ चंद मिनट, उतनी देर में गई। अब हमें कभी उनके दर्शन नहीं होंगे, गए। अब ऐसा भी नहीं कि किसी और जन्म में वो लौट कर आएंगी, वो इतिहास बन गई, वो कभी नहीं लौट कर आने की है। ये हम कर रहे हैं और इस भयानक तबाही से हम गुजर रहे हैं। फिर ये तो हुआ कि वो प्रजातियां जो पूरी विलुप्त हो गई, जो उनकी संख्या में, जो उनके आंकड़ों में कमी आ रही है, वो एक प्रक्रिया के तौर पर बहुत समय तक चलता है, तब जाकर के फिर एब्सोल्यूट एक्सटिंक्शन होता है। पहले तो ये होगा ना कि कोई प्रजाति थी जो लाखों में थी, करोड़ों में थी, उसकी संख्या घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, फिर आप एक जगह पर आ जाते हो जहां कहते हो कि अब वो बिल्कुल नहीं बची। पिछले 50 सालों में जंगलों में रहने वाले 70% जीवों को, 70 से 80% जीवों को इंसान ने खत्म कर दिया है, सिर्फ पिछले 50 साल में। माने हमने लगभग अपने जीवन काल में ये देखा है होते हुए कि जंगल में अगर 100 जीव रहते थे जब हम पैदा हुए थे, तो 50 गायब हैं, उसमें से 80 गायब हैं, 20 बचे हैं, सब प्रजातियां मिला करके। ये हमने करा है, लेकिन वो जीव हमें रोज दिखाई नहीं देते। और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो हमें रोज दिखाई देते हैं। तो इस कारण हम मायोपिक हो गए हैं, हमें जो है निकट दृष्टि रोग लग गया है कि बस जो इधर का है वो दिखाई दे रहा है और सामने क्या वो नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि कोई ड्राइवर हो जिसको सड़क दिखाई ही ना दे रही हो, फिर भी गाड़ी चलाई जा रहा हो, ऐसे इस दुनिया की गाड़ी चल रही है और अब बचना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं कुछ ब्रॉड इंडिकेटर्स चर्चा के आरंभ में ही आपसे कह देता हूं। हम अच्छे से जानते हैं कि 1.5 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है की वृद्धि से अधिक हम ना करने पाए, इसके लिए बड़ा शोर मचा था। और जो पूरा पेरिस समझौता था इसीलिए था, 10 साल पहले का। और 1.5 डिग्री की हम बात क्यों कर रहे थे कि 1.5 डिग्री पे रोक दो, 1.5 डिग्री पे रोक दो। 1.5 डिग्री पर आते ही कई सारे टिपिंग पॉइंट्स सक्रिय हो जाते हैं। फीडबैक लूप्स होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। मैं एक आपको टिपिंग पॉइंट बताता हूं। आपने जंगलों के कटने की बात करी थी, तो जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट्स हैं, वर्षावन की, वो पूरा अपना इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स, वो जितने हुआ करते थे आज से लगभग मानिए 50 साल पहले, जैसे ही वो उसके आधे हो जाएंगे, उसके बाद आपको उन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद खत्म हो जाएंगे। कारण वहां पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो सिर्फ एक क्लोज्ड कैनोपी में ही पनप सकती हैं। माने वन इतना घना होना चाहिए कि सनलाइट नीचे तक जाए, नीचे तक बहुत ज्यादा ना पहुंचे। और अगर काटते गए हो उस कारण जो वहां पर प्लांटेशन की डेंसिटी है, कि मान लीजिए प्रति मील कितने वृक्ष हैं, ये जो घनत्व है, ये जैसे ही एक सीमा से नीचे जाएगा उसके बाद पेड़ अपने आप मर जाएंगे। उसके बाद हैदराबाद का संकट भी तो ऐसा ही हो सकता। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। और मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं हैदराबाद के संदर्भ में, क्योंकि अगर हमें वो सारी बातें पता होती तो हैदराबाद जैसा निर्णय सरकार ले नहीं सकती थी। देखिए, सरकार तो मतदाताओं के पीछे चलती है, सरकार तो प्रजा के पीछे चलती है। प्रजा को वो सारी बातें पता होती जो बातें अभी हम कर रहे हैं, तो हैदराबाद में या हसदेव में जो हुआ, वो सरकार निर्णय ले ही नहीं सकती थी। लोग सरकार के ऊपर चढ़ जाते कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हो, तुम ये निर्णय ले ही नहीं सकते, हम तुमको नीचे गिरा देंगे। लोगों को नहीं पता और लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। और अमेरिका जैसे देशों में अब ये हो रहा है कि अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करोगे, आप सरकारी नौकरी से हाथ धोगे, आप प्राइवेट जॉब में हो वहां पर दबाव डाल के आपको निकाल दिया जाएगा, आप सोशल मीडिया पर जाकर बात करोगे, आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा।
एजुकेशन सिस्टम से क्लाइमेट चेंज की पूरी बात हटा दी जाएगी। बच्चों को, जवानों को स्कूल कॉलेज में करिकुलम में पता नहीं रखने दिया जाएगा क्लाइमेट चेंज क्या होता है। जब किसी को पता ही नहीं कि ये सब क्या होता है तो कटते रहे जंगल, कोई आकर के विरोध क्यों करेगा। भारत इस मामले में अमेरिका से बहुत बेहतर है। यहाँ एक संकट तो है। हाँ, क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने ये ग्लास है, हमने पर्दे के पीछे रख दिया और आपको नहीं दिखाई पड़ा तो आपने इसके बारे में नहीं पूछा। हाँ, हाँ। ये खतरे तो जिंदगी में चारों तरफ दिखने शुरू हो जाते हैं। आपका मौसम का पैटर्न बदल जाएगा, आपकी खेती उजड़ जाएगी, पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, आबादी बढ़ती चली जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए। ये जो संकट पूरा का पूरा दिखता है, कोहराम मचाता हुआ सा महसूस होता है। वो तब ना जब कोई बैठ करके ये सारी बातें एक साथ एकीकृत करके टेबल पर रख दे, तब तो दिखाई देता है खतरा कितना बड़ा है। दिक्कत सारी ये है राणा जी कि ये सारे खतरे लगभग अदृश्य रहते हैं। आपने कहानी सुनी होगी ना उस मेढक की, कुएं वाली की? नहीं, कूप मंडूक नहीं। एक था जिसको सीधे ही उबलते हुए पानी में डाल दिया, ठीक है। वो जैसे ही उबलते पानी में डाला तो मेढक कूद के बाहर आ गया। बोला पागल हो क्या, मार दोगे? वो जल और गया, क्या कर दिया, काहे को डाल दिया। एक दूसरा मेढक था, उसको पानी में डाला, जरा सा तापमान बढ़ाया, वो झेल गया। जरा सा और बढ़ाया, उसने कहा हाँ यार गर्मी बढ़ तो रही है और थोड़ी सी तो बढ़ी है, वो और झेल गया। थोड़ी देर में थोड़ा सा और बढ़ा दिया, उसने कहा बढ़ रही है, पिछले से थोड़ी और बढ़ गई, वो और झेल गया। तापमान लगभग वहीं पहुंचा दिया जिस तापमान पर पिछला मेढक चुपचाप जल्दी से कूद के भाग गया था। ये मेढक नहीं भागा, क्योंकि इसके साथ जो प्रक्रिया रही वो क्रमिक रही। जो भी कुछ हुआ वो क्रमशः हुआ, ग्रेजुअल हुआ। ये मेढक उबल कर मर गया। हमारे साथ उस दूसरे मेढक वाली घटना घट रही है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपने जिस कोहराम की बात करी, अगर वो सब कुछ एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में घटित हो जाए और एक ही जगह पर हो जाए घटित, तो हमें मजबूर होकर के इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी आपदा आ गई है, दिख रहा है, रोज रोज कुछ हो रहा है। दिक्कत यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता, रंगहीन, कलरलेस वो एक गैस होती है। धुआं तो दिखाई देता है ना, धूल भी दिखाई देती है। जब दिल्ली में AQI बहुत खराब हो जाता है तो आम अनुभव है कि आप मेज वगैरह छोड़ दो, उस पर आगे देखते हो तो उसमें बहुत महीन आपको दिखाई देता है कि धूल पड़ गई है, ठीक है ना। वैसे ही गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें से काला धुआं निकल रहा है, दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई नहीं देती। नहीं पता चलता कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है, लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। 250 ppm से 440 ppm के आसपास आ रहा है। वो नहीं पता चलता है। तापमान बढ़ रहा है 1.5 डिग्री बढ़ गया है, पर 1.5 डिग्री का जो फ्लक्चुएशन है ये तो वैसे भी हमने झेला हुआ है। तो हमें नहीं पता चलता कि ये कितनी बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं? हमें नहीं पता चलता कि इसकी वजह से अगले 20 सालों में भारत में जो खेतों की उत्पादकता है, जो क्रॉप यील्ड्स हैं, वो 30% नीचे जाने वाली हैं और हमारी आबादी लगभग 15-20% तब तक बढ़ चुकी होगी। ये कब तक की बात है? ये अगले 20 साल की बात है। तो ये बताइए, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। और 20 साल माने 20वां साल नहीं होता, 20 साल माने 20th ईयर नहीं होता, 20 साल माने अभी से शुरू, और अभी नहीं, पिछले 10 साल से शुरू, पिछले 20 साल से शुरू। क्लाइमेट चेंज से भारत का जो एग्रीकल्चरल फार्म सेक्टर है उसको कितना नुकसान हो चुका है। हम बात करते हैं हमें इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, हमें कितने बिलियन इकोनॉमी का प्रतिवर्ष नुकसान होना शुरू हो चुका है अभी ही, ऑलरेडी। हम उसकी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ क्रमशः हो रहा है। मेढक धीरे धीरे उबल रहा है, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेढक को लग ही नहीं रहा कि कोई अनहोनी घट रही है। वो कूद के बाहर ही नहीं आ रहा, वो इमरजेंसी जैसा कोई बटन दबा ही नहीं रहा है, और वो इमरजेंसी पे जैसा कोई बटन दबेगा नहीं। ये दुनिया जो है ये मेढक की तरह ही उबल कर मरने वाली है। आचार्य जी बहुत गंभीर मसले को उठा रहे हैं। जब कार्बन मिशन होता है, हम जितनी चीजें जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पेड़ होते हैं तो सूखते हैं, तो हम तो पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, तो सूखने का एक जरिया हमारे पास था वो खत्म होता जा रहा है, हम जलाते चले जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ रहा है। ये ऐसी गैस है जो हीट को अपने पास रखती है, तो जब सोख के रखी थी, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो हमारी धरती के ऊपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो हमारे मौसम का पैटर्न है, जब सावन आना है, भादो आना है, पूस आना है, माघ आना है, वो सब उसमें अलग अलग बदलाव होगा।
तो खेती मारी जाएगी और हमारी जो आबादी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जीने के संसाधन आपके संकुचित होते जा रहे हैं, आबादी आपकी बढ़ती चली जा रही है और खतरा आपके सामने है। आचार्य कहना यह है कि अगले 20 वर्षों में यह संकट बड़ा हो जाएगा। यह मैं फिर हैदराबाद के पास लाकर आपको लाना चाहता हूं। हैदराबाद का जंगल एक उदाहरण है, हसदेव का छत्तीसगढ़ में जंगल एक उदाहरण है, क्योंकि वो भी लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, बहुत बड़ा है हैदराबाद, और वो बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। अब छत्तीसगढ़ और हैदराबाद इस तरह के जंगल देश में बाकी हिस्सों में काटे जा रहे हैं। जंगलों का काटा जाना, पेड़ों का काटा जाना आम आदमी को लगता है कि बड़ी सामान्य सी घटना है, और आप जैसे कह रहे हैं लगता है कि ये बहुत विकट स्थिति पैदा हो रही है और इसके सामने पूरी जो मनुष्यता है या पूरी जो सभ्यता है वो अपने खतरे को लेकर खड़ी है। किसी के गले से ये बात उतर ही नहीं रही है राणा जी नीचे कि अर्ध सामान्य जीवन जीने वाली भी हम शायद मनुष्य की आखिरी पीढ़ी हैं। हमारे बच्चे सामान्य जीवन नहीं जीने वाले। ये जो दिल्ली है ये 55-60 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पर। हम तो पूरे तरीके से एक खास प्रकार के मौसम और तापमान और वायुमंडलीय दबाव के संतुलन पर जी रहे हैं। भारत की तो सारी खेती मॉनसून पर आश्रित है ना। मॉनसून कैसे होते हैं, कैसे वो हवाएं समुद्र से चल करके जमीन पर आ जाती हैं, हिमालय से टकराती हैं, वर्षा करती हैं, सब कैसे होता है। इन सब के पीछे पूरा साइकिल ध्वस्त हो जाएगा। तापमान की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक बहुत नाजुक प्रणाली काम करती है। जैसे ही तापमान ऊपर नीचे हुआ बारिश होनी बंद। हमने अमेजन रेन फॉरेस्ट की जो बात करी थी, आप ऐसे समझिए कि सवाना के वो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, है ना, वो ज्योग्राफिक चैनल और इन पर सब पर आते हैं, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे एक ठूंठ एक पेड़ खड़ा दिख जाता है, बाकी घास ही घास है, झाड़ झंखाड़ है, और वहां पे जिब्रा चल रहे होते हैं और वो जिराफ, वो इस तरह वो तो बीच बीच में होता है, उसमें लायंस होते हैं, वो जो होता है ना अफ्रीकन सफारी वाला जो पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट वो बनने वाला है, जिसको आज आप सहारा का रेगिस्तान बोलते हो। किसी समय वो एक बहुत घना हरा जंगल हुआ करता था, वहां बारिश होनी बंद हो गई बस। लेकिन इंसान तो पूछेगा ना कि अगर सहारा के जंगल मरुस्थल में तब्दील हो गए फिर भी ये पृथ्वी बची हुई है, अगर अमेजन के जंगल भी मरुस्थल हो जाएंगे तो फिर कहीं कुछ हरा भरा हो जाएगा। बिल्कुल सही। लोग तो उम्मीद पर चलते हैं। एकदम उम्मीद पर नहीं चलते हैं, ये तो सीधे सीधे इंतजार किया जा रहा है। पर इंतजार किसके द्वारा किया जा रहा है जानते हैं? जितने विकसित देश हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में अभी जब पूरा ट्रम्प का कैंपेन चला था, तो नाम क्या है उनका, उनके एक वरिष्ठ कैंपेन मैनेजर थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि हाँ बहुत अच्छी बात है ना, अभी जहां सफेद है क्लाइमेट चेंज होगा तो वहां फिर हरा हो जाएगा। सफेद माने समझ रहे हैं क्या? बर्फ पिघलेगी तो वहां पर हरितमा आ जाएगी, घास उगेगी, पौधे उगेंगे। हमारी तो बल्कि घूमने फिरने की और खेती की जमीन बढ़ जाएगी। और ये वो लोग बोल रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े गुनहगार हैं, और वही हैं जिनको इसमें फायदा भी दिखाई दे रहा है, और उनकी कोई बात गलत भी नहीं है। जो उत्तरी अमेरिका है या सबसे ज्यादा कनाडा है, वहां पर जो आइस शीट्स हैं, जिन्होंने लगभग उनके देश का ज्यादातर क्षेत्र ढक रखा है, वो पिघलेंगी। जो पिघलेंगी तो वहां तो बहुत लोग इस आशा में बैठे हैं कि अच्छी बात है, हमारे लिए तो खेती की जमीन निकल आएगी, उनके लिए निकल आएगी। भारत का क्या होगा? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें भी सबसे ऊपर बांग्लादेश, क्योंकि वो पूरी तरह से एक तटीय देश है। ये दुनिया के उन देशों में हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। बांग्लादेश की तो विकट तबाही होने वाली है क्लाइमेट चेंज से, और भारत भी तबाही में बहुत पीछे नहीं रहने वाला है। और जिन देशों में क्लाइमेट चेंज को लेकर के सबसे कम सजगता है उसमें भी भारत अग्रणी है। यहाँ आप किसी से जलवायु परिवर्तन की बात करिए, उनको नहीं समझ में आता कि क्या है, क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या लेने देना, लोगों को नहीं समझ आता। लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान
दुनिया की आबादी 800 करोड़ है और 200 करोड़ की आबादी यानी 1/4 आबादी यहीं रहती है। और यह आबादी जो बड़े देश हैं आज की तारीख में उनको बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन ये 1/4 आबादी जो यहाँ रहती है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इसके ऊपर खतरा सबसे पहला है। बर्बादी इसकी सबसे पहले होगी, तबाही यहाँ आएगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो फसलें हैं वो वर्षा पर आश्रित है। दूसरी बात, यहाँ गरीबी बहुत है। और लोगों को अपने घर द्वार छोड़ने पड़ेंगे जब उनके खेतों में पैदावार कम हो जाएगी। तो एक मास माइग्रेशन होगा, एक जबरदस्त विस्थापन होगा। 3.5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष जो है वो समुद्र का जो लेवल बढ़ रहा है। हाँ, 3.5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष। अब बांग्लादेश जो है उसके जो पूरे सब लो लाइंग इलाके हैं वो सब, और ये जो दर है ये दर भी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 3.5 मिलीमीटर ये कोई कांस्टेंट रेट नहीं है। अभी 3.5 है, अब फिर 4 है, फिर 4.5 है, फिर ये प्रतिवर्ष जुड़ रहा है। 3.5 उसमें 3.5 में 4 जोड़ दो अगली बार, और फिर 4 में 4.5 जोड़ दो अगली बार, तो 3.5 का 4 नहीं हुआ है, 3.5 का 7.5 हुआ है। ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ये तो डूब जाने हैं, लैंड ही नहीं बचेगा। ना बारिश हो रही है, उल्टे हो क्या रहा है, जहां बारिश नहीं होती थी वहां अतिवृष्टि हो रही है, या जहां उतनी ही बारिश होती थी कि जितने में फसल पनप सके वहां इतनी बारिश हो रही है कि खड़ी फसल बर्बाद हो गई। ये सब होगा। तो वर्षा पर आश्रयता और गरीबी, ये दोनों मिलकर के बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका के कुछ देश यहां तो कहर बरपाने वाले हैं।